हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी लोगों से बात कर रहा हूँ। मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारी बात सुने। हम आज कंपेयर करना चाहेंगे आप सभी लोगों के सामने कि जो आईएएस हमारे यहाँ बनते हैं, सिविल सर्वेंट, पहले के जो सिविल सर्वेंट थे वो किस तरह सिविल सर्वेंट बनते थे, उनके पास नॉलेज कितना होता था। लेकिन आज के जो सिविल सर्वेंट बन रहे हैं नहीं, आईएएस बन रहे हैं, वो उनका क्या मैकेनिज्म है, वो कैसे बन रहे हैं, ये बड़ा आज के लोगों के लिए रेलिवेंट टॉपिक है। एग्जाम्पल ऐसा मैं सोचा क्यों पहली बार, है ना। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उसके जो एडवाइज़र रखे गए थे, वीएन राव। एग्जामिनेशन लोग देते हैं तो वीएन राव याद करके एडवाइज़र के तौर पर टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वीएन राव कौन था? है ना। वीएन राव जो पर्सन है, ये कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? ये सुभाष चंद्र बोस साहब, है ना, ये कौन थे? ये भी सिविल सर्वेंट्स थे, है ना। और वीएन राव साहब जो हैं वो सिविल सर्वेंट हैं। अब आप समझिए कि ये कितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं। केवल एक नाम नहीं है वीएन राव, ये तो मैंने दो चार का नाम, जितने भी आप पहले सिविल सर्वेंट्स पाए जाते थे, है ना, वो कितनी क्वालिटी प्रोडक्ट होते थे। वो कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से नहीं पढ़े। यही आज के रेफरेंस है। आज के जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो बिल्कुल प्रोडिक्शन है कि क्या क्वेश्चन पेपर में पूछा जाने वाला है। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एक परफेक्ट स्टेयर बना देती हैं जिन पे आपको बस स्टेप्स रखना है, यू विल रीच योर सक्सेस। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तमाम सारी बुकें पढ़नी होती थी, तमाम सारी स्टोरीज पढ़नी होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से सिविल सर्वेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बनने लगे हैं, तब से सिविल सर्वेंट्स की जो सर्विस की क्वालिटी है वो कितना कॉम्प्रोमाइज हुई है। मित्रों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू। अब वीएन राव के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हु इज दिस जेंटलमैन? अब आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह का आदमी है ये। वीएन राव का पूरा नाम जो है वो वेनिकल नारसिंह राव। ओके। इनका जन्म होता है 1887 और डेथ होती है 1953। वॉज एन इंडियन सिविल सर्वेंट, वॉज एन इंडियन सिविल सर्वेंट, jurist, diplomat, statesman, known for his role as a constitutional advisor to Constituent Assembly. ओके। आजकल जो हमारे यहाँ सिविल सर्वेंट्स हैं वो एप्लीकेशन नहीं लिख पाते। है ना। आजकल जो हमारे यहाँ यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं वो इतना स्टूपिड लोग हैं, वो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। वो टॉपर बन जा रहे हैं, फलाना। कोचिंग इंस्टीट्यूशन इतने मटेरियल याद कर ले रहे हैं लोग बिना सोचे समझे। हर चीज़ आ जा रहे प्रिंटेड फॉर्मेट में, सब कुछ रटा मार रहे 4-6 साल तक, है ना। बस वो पास कर ले रहे हैं, उनमें कोई आइडिया नहीं है। दे आर गुड फॉर नथिंग। वो कोई अपने आप से कुछ राइट नहीं कर सकते, कुछ लिख नहीं सकते, कोई आइडिया नहीं लिख सकते, है ना। ये है मैकेनिज्म। स्कूल एजुकेशन सिस्टम कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, ये कहीं है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। यूनिवर्सिटीज़ लेवल एजुकेशन पूरा भ्रष्ट है। ठीक है, देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स। द क्वालिटी इज़ वेरी मच कॉम्प्रोमाइज। लेकिन ये बंदा जो है वीएन राव, ये मैं आपको बताता हूँ इसकी एजुकेशनल सक्सेस कितनी है। ये बंदा है इंडियन सिविल सर्वेंट,
jurist, diplomat, statesman और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर, ठीक है, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 50 to 52 में प्रेजेंट करता है इंडिया को। अब ये समझिए। अब मैं आता हूँ इनकी एजुकेशनल। हाँ, BN Rao is born in British India in 26 February 1887. Is a well-educated and prosperous Hindu Saraswati Brahmin family. His father was Venegal Raghavendra Rao, was an eminent doctor. Okay, Rao graduated from Canara High School, Bengaluru. अब यहाँ से उनकी सक्सेस सुनिए, है ना। He topped the list of the students of the entire Madras presidency. इस जो BN राव का नाम आप लेते हैं, मैं बता रहा हूँ, जो किताबें याद करते हैं उनको, है ना, नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। He topped the list of students of the entire Madras presidency, right? He graduated in 1905 with a triple first. अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, सुनो। With a triple first degree in English, physics and Sanskrit. And he gained an additional first in mathematics 1906. समझिए आप, इंग्लिश, संस्कृत, राइट, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। आगे पढ़ता हूँ। ऑन ए स्कॉलरशिप he proceeded to Trinity College, Cambridge, and took his tripos in 1909, just missing the wranglership coming out of 9th. Okay, अब आप समझिए, he went to foreign universities to become a doctor, but something changed, he became the lawyer. Okay, okay. अब आप समझिए, जो लॉ में एक्सपर्ट है, वी वांट टू बिकम डॉक्टर, ठीक है, डन, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, संस्कृत, है ना। अब वो बंदा जो एक्सपर्ट है, टॉप कर रहा है पूरे, है ना, यूनिवर्सिटीज को और पूरी प्रेसिडेंसी को, ठीक है, वो बंदा बनता है IAS, सिविल सर्वेंट। ओके। अब वो है BN राव। अब आप समझिए, जो आज के हमारे यहाँ लोग हैं, वो क्या करते हैं, दे गो फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, और क्वेश्चन के जो पेपर्स हो रहे हैं एग्जामिनेशंस के, वो कितने रेडिकुलस हो गए। कोई हर क्वेश्चन को प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि UPSC पूछेगा क्या, है, हर क्वेश्चन को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्राफ्ट किया जा सकता है पहले से ही, है ना। एग्जामिनेशन में टॉप किस तरह किया जाएगा, वो पहले से ही प्रेडिक्शन हो सकता है, उस सिलेबस का, उस तरीके का जो क्वेश्चन करते हैं, वही हर साल पेपर कॉपी करते रहते हैं। उनको लगता है कि वो बड़े होशियार हैं जो उधर टाई हुई लगा के बैठते हैं, लेकिन वो कितने स्टूपिड हैं इसका कोई आइडिया लगाना मुश्किल है ना। तो इस तरह से जो क्वालिटी है, उससे एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना, गवर्नेंस कॉम्प्रोमाइज़ होती है, पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है ना। बड़े बड़े टाई हुई लगा के AC में बैठे रहते हैं, बड़े वो नहीं, अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाते हैं, लेकिन दे ऑल आर स्टूपिड पीपल, है ना। अब ये जो आदमी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, अगर आप सुनेंगे तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट such kind of intellectual people, when they are becoming the civil servant, think about the policy, the input they will bring with them, rather than just becoming a, uh, getting the from coaching institutions different kind of idea,
mugging up and memorizing all the facts and figures and going to put into the exam, and you're topping accordingly. So just parallelly I'm drawing, okay, two things, the previous system and current system in India, which is बड़े बड़े लोग पास करते हैं और बड़े गर्व से बोलते हैं नहीं कब टॉपर हैं ये हैं उनको बोलना भी नहीं आता कि वो बोल तो क्या रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश के अंदर कि जो टॉपर्स हैं वो बोलते क्या हैं, है ना, आप समझ नहीं सकते हो, घंटों बोलते रहें। इस तरह से हो चुका है आज के डेट में। और कैसे वो इंटरव्यू दे रहे हैं, कौन सामने वाला है जो ले रहा है इंटरव्यू ले रहा है हैं? हमारे यहाँ सिविल सर्विस की जो क्वालिटी है ना इतनी गिर गई है, इतनी गिर गई है जिसका कोई जवाब नहीं है। मतलब वो इतना नॉर्मल एग्जामिनेशन हो चुका है, मतलब हाई स्कूल लेवल का एग्ज़ाम हो गया है ना, बिल्कुल स्टूपिड, उसका कोई लेवल ही नहीं रहा। और इसको जो पास कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, मतलब आप समझिए सोसाइटी में लोग किस तरह हैं और किस तरह की गवर्नेंस है, किस तरह के सिस्टम, किस तरह के वो टॉपर है, किस तरह के वो एग्ज़ाम लेने वाले हैं, है ना। ये सारे के सारे पूरा सिस्टम ही मुझे इस पर बड़ी हंसी आती है जो आज का सिस्टम बना हुआ है। फलाने जी यहाँ से कोचिंग कर लो, पैसे उनको दे करके छाप छाप के प्रिंट कर करके तुम्हें नोट्स देते रहेंगे और तुम उसको याद करके पहुँचो वो बन जाओ। कोई वेरिएशन नहीं है एग्जामिनेशन में, थॉट नहीं है, प्रोसेस नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फलाना चीज़ बता दो, ये होगा तो वो होगा, नहीं, पेपर उठा के देखो, कोई वेरिएशंस नहीं है। ये हम IAS की बात कर रहे हैं और बाकी जो और एग्जामिनेशन होते हैं भगवान जाने उनका क्या होता है ना। तो फिर आप समझिए कि गवर्नेंस भी उसी तरह होगी, है ना। कितना कॉम्प्रोमाइज इनएफिशिएंट गवर्नेंस है इंडिया की, इनएफिशिएंसी है, कंप्लीट गवर्नेंस मॉडल कोलैप्स है ना। इंडिया के अंदर कोई गवर्नेंस, कोई पॉलिसी के तक कोई खास तरीके नहीं है, क्योंकि यही स्टूपिड कोचिंग वाले सब जाके वहाँ बंद है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ज़रूरत ही नहीं पड़ रही पढ़ाई करने की कि कुछ एक्सप्लोर किया जाए कुछ, क्योंकि वो स्टूपिड है जो पूछेगा भी तो नहीं वो जो इंस्टीट्यूशन वो बना है UPSC का, जो कमा करता है वो पूछता भी नहीं है कुछ, है ना। और जब वो पूछेगा नहीं तो पढ़ेगा क्यों है ना। तो ये पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है। हाँ, अब क्योंकि उसको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अगर पेपर बना दूंगा तो हो सकता है साले पास नहीं कर पाए, और तो शायद दोनों तरफ से प्रॉब्लम है ना। वो अपना लेवल नहीं बढ़ा रहा, ये और दूसरी चीज़ है कि अगर क्वेश्चन वन चेंज कर दो ना तो क्वेश्चन वन लेके लोग चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट चले चले जाते हैं ये तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया है ना। हमारे यहाँ दुर्भाग्य और हो चुका है कि क्वेश्चन वन लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया। हाँ, एक दो बार ये सब हो चुका। ये है स्टोरी। सवाल ये है कि कितने नंबर लोग सेलेक्ट हो रहे, नहीं हो रहे, ये कि मैकेनिज्म है। अगर आप सीट घटा दोगे तो जो अभी 1000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उनमें से भी 100 लोग, जितना नंबर ऑफ सीट आप रखोगे उतने ही लोग सेलेक्ट होंगे। क्वालिटी है या नहीं है उसके एक अलग पैरामीटर है, सिलेक्शन ही एक क्वालिटी का पैरामीटर नहीं है ना। सिलेक्शन जिनका आप कर रहे हो ज़रूरी नहीं कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी चेक करने के अलग पैरामीटर्स होने चाहिए, है ना। आपको जॉब पे रखना है लोगों को, 1000 लोगों को, आप नहीं तो आप मैकेनिज्म बना के रख लेते हो और जो उसमें से लोग क्वालिफाई कर लेते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्वालिटी इंश्योर करने का ये मैकेनिज्म नहीं है। आप जो क्वेश्चन करते हैं उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, है ना। और दुर्भाग्य ये है कि तुम बेवकूफ़ इतने हो, है ना। मुझे तो हंसी आती है जो पेपर आपका देखता हूँ UPSC का, तो मुझे हंसी आती है कि मतलब पूछ क्या 4-4 साल के पेपर सामने रखो ना तो आपको पता चल जाता है कि आगे क्या पूछेंगे, है ना, है ना। तो ये है, जब आप इस तरह लेवल डाउन कर दोगे तो फिर उस तरह वो फिर मतलब क्वालिटी क्या रह जाएगी।
वही आपके यहाँ जो पेपर लिख आने आएंगे, जिनका आप सिलेक्शन करोगे, वो एप्लीकेशन भी लिखना नहीं जानेंगे। सोचते किस तरह पॉलिसी किस तरह बनाई जाती है, सोच इतना स्टुपिडिटी है ना। थिंक अबाउट दैट जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल, यही मैं आपसे बताना चाहता था। इस तरह के लोग पहले हुआ करते थे, पता नहीं कितने कितने लोगों सब्जेक्ट में वो मास्टर होते थे। आज की तरह नहीं है कि फलाने कोचिंग से कोचिंग कर रहे, 4 किताबें याद कर लिए तो हम IAS हो गए,